हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले जो कल वीडियो देखा उसमें हमने सेकंड बुक कृतिका स्टार्ट की और उसका फर्स्ट चैप्टर माता का अंचल। उसमें बताया कि किस प्रकार श्री पूजन साय जो इसके लेखक हैं उन्होंने बताया किस प्रकार वो जब छोटे थे तो अपने पिता के साथ खेलते कूदते उठते बैठते खाते थे और पिता भी उनके साथ मस्ती करते थे, खेल में शामिल होते थे। और उनके खेल भी बताए गए हैं किस तरह के थे, बनावटी मिठाई की दुकान लगाना, खाना बनाना, और पिताजी भी उसमें शामिल हो जाते थे। इनका वात्सल्य प्रेम दिखाया गया पिता का बच्चे के प्रति। तो इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और देखिए अब आगे वो क्या खेल खेलते हैं लेखक। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। अब दूसरा उनका जो खेल है वो है बारात निकालना। खेल खेल में निकाल रहे हैं। कनस्तर का तंबूरा बजता। अब कनस्तर वो टीन का पीपा होता है जिसमें गेहूँ वगैरह पीसने जाते हैं, वो था। उसका तंबूरा यानी कि ड्रम टाइप का बजा लेते थे। तंबूरा वैसे वाद्य यंत्र होता है। अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती। देखिए जो घर में चीज़ें हैं उसको यूज़ करके वो खेल रहे हैं। अमोले यानी कि जो आम का पौधा लगा हुआ है और गुठली में से अभी नया आम पौधा निकला ही है, उसको अगर घिस दें तो उसमें से आवाज़ निकलती है मीठी, तो उसको वो घिस के और शहनाई का रूप दे देते थे। और टूटी चूएदानी पालकी जिसमें दुल्हन बैठेगी और हम समधी और बैठ किस पे गए, बकरे पर। और बारात कहाँ जाएगी, चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक। और उसको सजाया कैसे है भाई, शादी है तो सजावट भी ज़रूरी है। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था। मतलब काठ की पटरियों से घिरे यानी जो लकड़ियाँ हैं उनकी पट्टियाँ हैं और घर को गोबर से लीप लिया है और आम और केले की टहनियों से घर को सजाया हुआ है। ये और एक मटका रखा हुआ है, ठीक है ना। ये सब उन्होंने डेकोरेट करने के लिए किया जो शादी में किया जाता है अक्सर। वहीं पहुँच के बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। खटोली यानी छोटी खाट समझ लीजिए, वो पालकी में रखते थे और उस पर एक लाल जो कपड़ा है, पर्दा जिसको ओहार होता है, पर्दे का कपड़ा, वो डाल दिया। अब वो बन गई पूरी तरह से पालकी। अब नहीं दिखेगी दुल्हन अंदर से, और उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया, नकली दुल्हन। खेल है। पर बाबूजी जो ही ओहार उगार कर, बाबूजी तो शामिल होंगे यार खेल में। जब इस खेल में भी बाबूजी कहते हम भी तो दुल्हन देखें भाई, तो दुल्हन का मुख निरखने लगते यानी देखने लगते, तो बस फिर से बच्चे हंसने लगते और उनका खेल वहीं ख़त्म हो जाता और वो भाग जाते। परंतु मानने वाले थोड़ी हैं बच्चे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। अब सोचते अब क्या खेलें। राय जमती थी कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। घिरनी होती चक्री जो जिस पे है ना रस्सी चलती है और कुएं से पानी निकलता है गाँव में, और उसके नीचे की गली को वो क्या मान लेते थे, कुआं। अब मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में किससे खींचेंगे पानी, मूंज की सूत की बनी हुई रस्सी से एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर, वो जो चक्री है उस पर एक बांध टाइप का चढ़ा देते थे जिसके सहारे वो रस्सी खींचेंगे। और दो लड़के बैल बन गए और मोट खींचने लगे। मोट जिसमें से पानी, जिस एक चमड़े का बना हुआ होता है जिसमें से पानी निकाला जाता है, जिससे तो वो मोट खींच रहे हैं वो, जिससे पानी बाहर आए और उस पानी से क्या होगा, सिंचाई, खेती। तो वो जो देखते हैं वही खेल में खेलते हैं। उस समय वो देखते थे कि किस तरह खेती की जाती है, आसपास उनके खेती का ही माहौल था, तो उनको वही आदत थी खेल खेल में खेलने की। अब चबूतरा खेत बनता, कंकड़ जो होते हैं उसको बीज बना लेते, बो दिए कंकड़, और ठेंगा हल जुआटा, और जो एक तिखी लकड़ी थी उसको ठेंगा, उसको उससे हल जोतते हुए दिखा देते थे वो। और बड़ी मेहनत से खेत जोतते थे, वो ऐसे दिखाते जैसे सच में ही खेत जोत रहे हैं। और पटाए जाते, मतलब फसल भी पक्की की जाती थी। फसल तैयार होते देर ना लगती क्योंकि बनावटी फसल है, तुरंत तैयार हो जाएगी। और फिर हाथों हाथों फसल कट भी जाती थी। परंतु काटते समय जैसे खेतों में गाने गाते हैं वैसे ही वो भी गाते थे। ऊंची नीची में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंची नीची जमीन पर क्यारी बन गई, खेत बन गया, और उसमें जो भी उपजा वो हमारा।
तो यहाँ पर जो ऊंच नीच की बही कियारी जो उपजी सो बही हमारी एक तरह के लोकगीत की पंक्तियाँ हैं जो वो अक्सर है ना काटते समय गाते थे। जो वो अपने माँ बाप को या आसपास देखते थे कि खेती काटते वक्त वो क्या गाते हैं, वही वो गाने लगते थे। और फसल को एक जगह रख के उसे पैरों से रोंद डालते थे। फिर क्या करते, जैसे वो देखते हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। नकली फसल है, उसको एक तरफ रखी और पैर से रोंद रहे हैं। क्यों रोंद रहे हैं? जिससे उसका भूसा भूसा अलग निकल जाए, अनाज अनाज अलग हो जाए। और कसूरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पे तोलकर राशि तैयार कर देते थे। कसूरे के लिए तो वो जो मिट्टी का एक कटोरा है उसको एकदम सूप बना लेते। अब उस सूप में ओसाते यानी कि साफ करते, उसको झटकते झटकते तो चारा चारा अलग हो जाता था, अनाज अलग हो जाता था। और फिर मिट्टी के दिए बनाते थे। मिट्टी में के दिए में छेद करके उसमें रस्सी बांध के तराजू बना लेते थे और फिर उसमें तोल तोल कर देते थे नकली। और फिर अगर बाबूजी आ गए तो बाबूजी आए और आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, खेत छोड़कर भाग जाते थे बच्चे। कैसी मौज की खेती थी वो, जिसमें मेहनत कम और फसल ज़्यादा थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोई भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोई जो रास्ते से निकल रहे वो भी रुक जाते थे और बच्चों का खेल देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ददरी जगह का नाम है जहाँ पर मेला लगा है, तो वहाँ भी वो गाना गाते, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, कि चलो भाई ददरी चलते हैं मेले में और सत्तू पीसने की मोटर देखें। मोटर अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते। अगर कोई बारात देख लेते जिसमें दूल्हा और दुल्हन जा रहे हैं, पालकी है ढकी हुई, तो और जोर जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुराने रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। रहरी होती है अरहर। अरहर की जो दाल होती है उसको रहरी कहते हैं। इसलिए वो बोलते कि रहरी रो रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। अरहर की दाल जो पुरानी है उसमें से कंकड़ बीन रही है मेहरी। मतलब कोई सा भी गाना वो कहीं भी गा देते थे। लोकगीत थे, जो उनको याद आया वो गा दिया। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। ऐसी शरारत करेंगे तो किसी दिन फंसेंगे भी। तो लेखक बताते हैं कि एक बार बूढ़े वर ने, बूढ़ा दूल्हा था, क्यों मारा? क्योंकि उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है, क्योंकि हमने उससे मार खाई थी। खसूट खब्बीस, खब्बीस कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को। खसूट जिसकी शकल ही ऐसी हो, दुष्ट हो, उसके लिए कहा गया है खसूट खब्बीस। उसके लिए कहा गया है जो भी, वैसे तो खबीस जो पाप करता है, दुष्ट होता है, इस तरह का, परंतु यहाँ पर उसकी शक्ल भी, वो बूढ़े थे और गुस्सेल भी थे। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। अब वो इस तरह से कह रहे हैं, पता नहीं किसने इनको इस उम्र पे जमाई बनाया, और वो भी ऐसे गुस्सेल को। वैसे घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा। घोड़ मुँह आदमी, एकदम बात बात पे गुस्सा होने वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। अब आंधी आई, आम की जब फसल होने वाली होती थी तो आप देखिए उस मौसम में आंधी बहुत आती है। और आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। क्यों? आम जो चाहिए। वहाँ चुन चुन कर घुले मिले गोपी आम चापते थे। गोपी क्वालिटी बताइए आम की, वो उनको बहुत पसंद थे। अगर आंधी में नीचे गिर गए तो उठा के खा लिए। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, यानी अंधेरा हो गया, बादल छा गए, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, यानी बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और नीचे की तरफ जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में चितराई, बरखा उतरे बिलाई। एक पैसा लाओ, बाजार में छोड़ दो, बारिश रुक जाए। लेकिन रुकती थोड़ी है ऐसे टोटके करने से। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा।
हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, यानी पेड़ों की जड़, यानी हमने पेड़ पकड़ लिए डर के मारे कि इतनी तेज बारिश हो रही है, अब क्या करें। बारिश रोकने के लिए टोटका भी करा कि 1 पैसा लाओ बाजार में छितराओ, ऐसे गाना गाएंगे लोकगीत तो बारिश रुक जाएगी, परंतु ऐसे बारिश रुकती थोड़ी है। अब वो डर गए, उन्होंने क्या करा, पेड़ से सट गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, जो चिपक जाती है कुत्ते के कान में, वो जो कीड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं, छूटते कहाँ हैं, वैसे उन्होंने पेड़ को एकदम टाइट पकड़ लिया, छोड़ना ही नहीं है, बारिश तेज हो रही है। मगर बरखा जमी नहीं, बरखा तो रुकी नहीं। थोड़ी देर में जब बरखा रुकी, थम गई, बरखा बंद होते ही बाग से बहुत से बिच्छू नजर आए। आप देखिए बारिश के मौसम में जो ज़मीन के अंदर के जो जानवर हैं, सांप बिच्छू, वो सब निकलने लगते हैं। हम लोग डर के भाग चले, बिच्छू देख भागे। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था, बेजू नाम है, ढीठ होना, अपनी चलाना, जिद्दी। संयोग की बात, बीच बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, मूसन तिवारी बूढ़े थे, वो भी मिल गए। और बच्चों को तो शरारत के सिवा कुछ सूझता ही नहीं था। लेखक जब छोटे थे तो उनको शरारत ही आती थी, और फिर भी ग्रुप में होंगे बच्चे तो शरारत आएगी आएगी। बेजू उनको चुरा कर बोला, बूढ़ा बेईमान मांगे करेले का चोखा। कि बूढ़ा बेईमान भी कह दिया, बूढ़ा भी कह दिया, और करेले का चोखा, करेले की सब्जी। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाया। एक बच्चा गाता है ना तो सब बच्चे गाने लगते हैं, यही चिल्लाना शुरू किया। अब मूसन तिवारी जी ने बेतहाशा खदेड़ा, ऐसे पीछे भागे मारने को। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी कि तेज भाग चले। आंधी जैसे तेज आती है वैसे बच्चे भी उनसे मूसन तिवारी से डर गए, तेज भागे कि पकड़ में ना आ जाए। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। ठीक है, शिकायत करनी पड़ेगी इन बच्चों की। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़कर लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के कि लेके आओ। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे तो ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। पहले से ही वहाँ उन्होंने भेज दिए थे घर पे गुरुजी के चेले। बेजू तो 9-2-11 हो गया जिसने गलती करी थी, और पकड़े कौन गए, लेखक। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने ये हाल सुना तो वो दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। प्यार आया बाबूजी को तो बेटे पे, शरारत करने के बाद भी। पर हम दुलारने से छुपाने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, बताने लग गए कि हम कितने परेशान हो गए। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। गुरुजी की चिरोरी करके मतलब कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, प्रार्थना की, विनती की कि भाई बच्चों को छोड़ दीजिए, अब ये कभी शरारत नहीं करेंगे। इस बात पे छोड़ दिया। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिल गया। लीजिए, अभी ना करके आए बाबूजी कि है ना शरारत नहीं करेंगे, और फिर उनको लड़कों का झुंड मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे। वापस वो तो भूल गए कि हम इतना रोए थे, नाचने और गाने लग गए। फिर अपनी पे आ गए बच्चे अभी अभी, जबकि गुरुजी की डांट खाई थी और क्षमा मांग कर लेके आए थे, और फिर भी शुरू हो गए। माई पकाई गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। माई पकाए पुआ, वो मीठे मीठे जो पुए होते हैं मम्मी पकाएंगी, हम खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। उनको गीत गाने का शौक है, वापस से गीत गाते मस्ती में झूमने लगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। फिर तो हम रोना धोना तो भूल गए, हम हट करके बाबूजी की गोद से भी उतर पड़े जैसे पहले उतरे थे। बच्चे जो दिख गए, अब भूल गए कि गुरुजी ने डांटा था। और लड़कों की मंडली में मिलके लगे वही तान सुर अलापने, उनके सुर में सुर गाने। तब तक सब लड़के सामने वाले मक्के के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ के उन्हें पकड़ने लगे, परंतु चिड़िया कभी भी पकड़ में नहीं आती है। जिसे आप पकड़ेंगे वो उड़ जाएगी। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। ये लोकगीत है, ये लोकगीत की लाइन है, जिसका आप लोकगीत के रूप में ही, लाइन के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, हमेशा देखते थे।
यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, कि देखो कैसे चिड़िया के पीछे पकड़ने के पीछे पड़े हैं, कहीं जान चलेगी उनकी तो इनके लिए तो क्या है तमाशा। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। आखिर में वो ये कहते थे कि हुड़दंग करने वाले लड़के और बंदर किसी दूसरे का दर्द कहाँ समझेंगे जो रुकेंगे, ये किसी के कहने पे नहीं रुक सकते। आगे लेखक जो अपने बचपन की बातें बता रहे हैं वो कहते हैं, एक टीले पर जाके हम लोग चूहे के बिल में पानी उलेचने लगे, यानी एक टीले पर चले गए, बरसात का मौसम है और उसमें पानी डालने लग गए चूहे के बिल में। ये भी एक शरारत है, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था और हम फेंके जा रहे हैं। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए आखिर कौन निकल गया? गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए सांप, शिव जी का सांप निकल पड़ा। अब सांप को देख के तो सबकी हालत खराब, रोते चिल्लाते हम लोग बेहताशा भाग चले। कोई औंधा गिर रहा है, कोई तो उल्टा गिर रहा है, कोई अंटा चिट्टा, कोई आड़ा तिरछा गिर रहा है, किसी का तो सिर फूट रहा है, मतलब किसी को कोई सुध नहीं है, बस भागो सांप से बचने के लिए। किसी के तो दांत भी टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, बहुत लगी भागने में, क्योंकि भागने में देख ही नहीं रहे, पत्थरों पे गिर रहे हैं, रेत में गिर रहे हैं, बस सांप नहीं आ जाए पीछे। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, यानी कि वो नंगे पैर थे, इसलिए उनके जो तलवे हैं वो भी कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए और डरे हुए इतने कि आवाज़ ही नहीं निकल रही है। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठ के हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बैठक के ओसारे यानी बैठक का जो बरामदा छोटा सा था उसमें बैठे हुए थे और हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। लीजिए, पूरे दिन पिता के साथ रहने वाला बच्चा अब उनको छोड़कर किसके पास चला गया? माँ के पास। कहानी का यही मूल भाव है जो इस लाइन में आया है कि बच्चा पूरे दिन अपने पिता के साथ रहता है, उठता है, बैठता है, खाता है, मस्ती करता है, परंतु जब दुख आता है, विपत्ति में बच्चा आता है तो पिता को देखकर भी उनके पास न रुक के वो माँ के आंचल में अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित समझता है। यहाँ पर भी वही हुआ। मैया चावल अमनिया कर रही थी, चावल साफ कर रही थी, बीन रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख के वो जोर से रो पड़ी। बच्चे का दुख माँ नहीं देख पाती और फिर बच्चा बोल भी नहीं रहा है क्या दुख है, डर के मारे। तो उनको लगा क्या हो गया इसको। वो एकदम भावुक हो पड़ी, रो पड़ी, सब काम छोड़ दिए उन्होंने। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, धैर्य खो बैठी। भावुक होकर पूछ रही है क्या हुआ। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी तो हमें गोद में दबा लेती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछ के हमें चूम लेती। गिर गए थे तो कहीं कहीं धूल मिट्टी थी, उसको पोंछ रही हैं, चूम रही हैं, जिससे बच्चा चुप हो जाए। बड़े संकट में पड़ गई कि आखिर इस बच्चे के साथ हुआ क्या। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, यानी हल्दी एक तरह का एंटीबायोटिक माना जाता था। और इतने साल पुराने में तो दवाई वगैरह कम यूज़ करके और यही सब चीज़ें होती थी, तो हल्दी लगाई जिससे जल्दी घाव ठीक हो जाए। घर में कोहराम मच गया, हल्ला मच गया कि क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ। हम केवल धीमे स्वर से सा सा कर रहे थे, क्योंकि सांप भी नहीं बोलते बन रहा था डर के मारे। मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, छुप रहे थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वो खुलती नहीं थी डर के मारे। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती, बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। देखिए यहाँ पर जो है माँ के पास बच्चा आया, अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है और माँ भी अपने आंचल से उसके दुख को दूर करने का प्रयास कर रही है। इसलिए यहीं पर यह शीर्षक सार्थक हो गया कि इस चैप्टर का नाम माँ का आंचल बिल्कुल सही है। बच्चा जब विपत्ति में आता है तो अपने आप को पूरी तरह से माँ के आंचल में ही सुरक्षित महसूस करता है। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदों की छाया न छोड़ी। उनके जो आंचल है उसमें उनको प्रेम और शांति मिल रही है, इसलिए चंदोए के उनके साय को उन्होंने उनकी छाया को छोड़ना सही नहीं समझा और उन्होंने उस छाया को नहीं छोड़ा, क्योंकि यहीं पर तो वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अब उन्हें पिता की नहीं, माँ के सुरक्षित आंचल की ज़रूरत है।
ये आपको चैप्टर कंप्लीट हुआ है और इसमें जो बताया गया है लेखक का पिता का और लेखक का जो वात्सल्य प्रेम, फिर माँ का और लेखक का वात्सल्य प्रेम, ये दर्शाया गया। इसलिए इसका नाम माता का आंचल था चैप्टर का, कि किस प्रकार माँ के आंचल में सुरक्षित महसूस किया लेखक ने अपने आप को। यहीं पर चैप्टर ख़त्म हुआ। परंतु अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो मैं हमेशा कहती हूँ आप पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, एक एक लाइन जरूर पढ़िए आप, क्योंकि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो ऐसे में आपके लिए एक एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे तो कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए एक एक लाइन पढ़िए, उसको समझिए, चैप्टर को समझिए। लोकगीत की लाइन आप वैसे भी पढ़ के याद कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको समस्या हो तो ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।